तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फरवरी 2026 के वो सारे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा, जैसे कि अगर आप देने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी या फिर प्रिंसिपल की परीक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 और 52 दोनों, और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पीसीएस 2026। तो सभी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर एक कोर टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बहुसंख्या में पूछे जाते हैं। सो इनको लगातार पढ़ते रहना और इनको याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जनवरी का जो करंट है दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी 2026 के सारे करंट अफेयर, यानी कि पूरा मंथ का जो करंट है, जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी ये जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप में, और कुछ लोग पेड ग्रुप में हैं तो उनको भी ये पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। हालांकि बाकी के जो लोग हैं वो पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ये है आपका फरवरी महीने का संपूर्ण करंट अफेयर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय। देखो दोस्तों, ये आपका भारत का पहला है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय ये शुरू होगा कहाँ पर? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो एआई का मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ध्यान देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। 1956 की बात है जब जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द का इस्तेमाल किया था और डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। सो ये नाम आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत का पहला एआई केंद्रित एसईजेड किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो एसईजेड का मतलब होता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यह एआई पर बेस्ड है और भारत का पहला है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे स्थापित करेंगे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। ओके, अगला पॉइंट है, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं हंसजा शर्मा, ठीक है। और हंसजा शर्मा ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है रुद्र, तो इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी चीज़ें बस आपको पढ़नी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 ये फरवरी के महीने में जारी किया गया था और जैसा कि आप जानते हैं इसमें टॉप पर हमेशा ही अमेरिका रहा है और इसे जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। तो भारत की रैंक ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में कितनी रही है? देखो दोस्तों, भारत इसमें 32वें स्थान पर है, ठीक है। भारत का स्कोर जो है वो 48 है और ऑल ओवर 100 में से ये स्कोर है भारत का 48। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, फिर जापान और फिर ब्रिटेन। ये टॉप 4 हैं, भारत 32वें स्थान पर है। ओके, और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये है रूस की, ठीक है। और जो कंपनी का नाम है वो है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो SJ-100 वाणिज्यिक विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने रूस के साथ समझौता किया हुआ है। हालांकि ये बनाया कहाँ पर जाएगा? तो ये भारत में ही बनेगा। और SJ-100 दोस्तों ये एक छोटा यात्री विमान है जिसकी क्षमता 75 से लेकर 100 यात्रियों तक की होगी। SJ इज स्टैंड फॉर सुपरजेट या फिर सुखोई सुपरजेट 100। एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1940 में। मुख्यालय मिलेगा आपको बेंगलुरु में। CMD वर्तमान में है DK सुनील, ठीक है। और 14वीं महारत्न कंपनी है ये, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है, किस देश ने अपनी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी नरवाल का पहला सफल समुद्री परीक्षण किया है? तो स्वदेश निर्मित यानी कि इस पनडुब्बी को, जो कि नरवाल नाम है, इसको उस देश ने खुद ही बनाया है। तो किसने बनाया है नरवाल को? ताइवान ने। तो नरवाल क्या है? ये दोस्तों स्वदेश निर्मित एक मतलब ताइवान की पनडुब्बी है। और ताइवान को पहले फार्मोसा द्वीप भी कहा जाता था, सो इसे भी आप याद रखेंगे। फार्मोसा जलडमरू मध्य चीन और ताइवान के बीच स्थित है। ओके, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में शामिल करवाने के लिए 2026-27 सत्र में नामांकन किया है? तो मेघालय। दोस्तों आप जानते हैं कि मेघालय में जो काफ़ी वहाँ पर पानी और नदी नाले हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं, वहाँ के जो आदिवासी होते हैं उनको आपस में इस प्रकार से जोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद ये जड़ें मजबूत होकर एक पुल का काम करती हैं। इसे कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। और ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो मेघालय में ये पाए जाते हैं।
दोस्तों ध्यान देना कि वहाँ की एक जनजाति है जिंगकियंगझरी, और ये मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा फिकस इलास्टिका यानी कि रबड़ के पेड़ की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया जाता है और ये एक जीवित जड़ पुल बन जाता है। ठीक है, बात करने का यूनेस्को के बारे में तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। स्थापना 1945 में होती है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान डीजी कौन है? तो मिस्र के रहने वाले क्या नाम है, खालिद अल एनानी। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ये जो करंट है फरवरी का है, लेकिन पढ़ रहे हैं कब? तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं इसे अगस्त 2026 में। तो अब तक यूएस ओपन को छोड़कर बाकी के जो ग्रैंड स्लैम हैं ये हो चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, ये फरवरी में हुआ था। इसके बाद देखेंगे तो फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, विंबलडन भी हो चुका है और यूएस ओपन अभी बाकी है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो यहाँ पर जो मेन सिंगल्स का खिताब है कार्लोस अल्काराज ने जीता था, ये स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने हराया था सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। वोमेन सिंगल की विजेता बनी है कजाकिस्तान की एलेना रबाकीना। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? तो बेलारूस की आर्यना सबालेंका को। और एलेना का यह पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 2022 में उन्होंने पहली बार विंबलडन जीता था। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों के बारे में। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें अगर यहाँ पर मेन सिंगल्स का खिताब जीता है किसने? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। क्या नाम है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो जर्मनी के। और फीमेल सिंगल वोमेन सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो मीरा आंद्रेवा ने, जो कहाँ की हैं? रूस की हैं। मीरा आंद्रेवा कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये रूस की हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें विंबलडन के बारे में, तो विंबलडन 2026 में पुरुष एकल मेन सिंगल का जो खिताब है ये जीता है यानिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और वोमेन सिंगल का खिताब जीता है किसने? लिंडा नोस्कोवा ने, ये चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी तो पीडीएफ में मैं सारी डिटेल मेंशन करवा दूंगा, तो आपको ये चीज़ें जो हैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखने में भी। ठीक है, और अगला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, ये योजना स्टार्ट की गई गुजरात में। तो 663 करोड़ रुपए की लागत से 2666 ग्राम पंचायत कार्यालय सह तलाटी आवासों का निर्माण किया जाएगा। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक चिप लॉन्च किया है, उसका नाम दिया है माया 200। तो माया पढ़िए या फिर माया पढ़िए। तो माया 200 चिप को किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। यह एक एआई एक्सीलरेटर चिप है, तो ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और सरस मेला से संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना कि 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में जम्मू कश्मीर में 10 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था ग्रामीण उत्पादकों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना और उन्हें विपणन के गुण, विपणन मतलब मार्केटिंग के गुण सिखाना। और ये देखिए जसपे, जब आप कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो जसपे के थ्रू ही पेमेंट होता है, तो ये एक तरीके से पेमेंट गेटवे होता है। तो भारत की ये 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। तो भारत में कुल 127 यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न क्या होती है? देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी या स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन हो जाए तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, तो जसपे 2026 में भारत की यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी है और ऑल ओवर भारत में 127 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों घोषणा की गई है सी मार्ट नामक पहल की। तो इसमें जो ग्रामीण महिला उद्यमी हैं, जो महिलाएं उद्यम स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। दोस्तों याद रखना कि दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया 2026 में, और ये जो अवार्ड है दलाई लामा को, ये सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए प्रदान किया गया है। तो दलाई लामा ने 90 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है कि आपकी उम्र निकल रही है। तो अगर आपके इरादे मजबूत हों, हौसले बुलंद हों, तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड ये अमेरिका के रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा म्यूजिक के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दलाई लामा ने 2026 का ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत होती है 4 मई 1959 से और 2026 में 68वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया। एल्बम ऑफ द ईयर घोषित किया गया था बैड बनी को। हालांकि ये जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो इस साल ग्रैमी अवार्ड मिला है दलाई लामा को मिला है किस कैटेगरी में? तो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के अंतर्गत। ओके,
आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये 2 फरवरी को होता है और इस साल भी यही हुआ है। तो इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान देना कि इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित एक ऐतिहासिक रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण के लिए वेटलैंड्स के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है। और नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव मनाया गया फरवरी के महीने में, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले रसीले संतरों का प्रदर्शन किया गया। क्रेफोर्ड अवार्ड, ये बहुत जरूरी दोस्तों, जिसके बारे में आप याद रखें। क्रेफोर्ड अवार्ड 2026 ये प्रदान किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। ये भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं और क्रेफोर्ड पुरस्कार को भू विज्ञान का नोबेल भी माना जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक त्यौहार होता है थाई पुसम महोत्सव, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, भगवान मुरुगन को समर्पित है। सो एग्जाम में आ सकता है कि थाई पुसम त्यौहार ये किस राज्य में मनाते हैं? तो तमिलनाडु में। खंजर अभ्यास कौन से दो देश करते हैं दोस्तों? तो खंजर अभ्यास करता है भारत और किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। 2026 में इसका जो 13वां संस्करण है ये आयोजित किया गया था 4 से 17 फरवरी के बीच में। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो दोस्तों, इसकी शुरुआत तो 2011 में होती है, लेकिन 2026 का जो आयोजन है ये किया गया था कहाँ पर? भारत के असम में। ठीक है, तो असम में इसका आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता है कौन? गुजरात। ठीक है, गुजरात दिसंबर 2025 तक 45,683 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है और ये कुल ऊर्जा क्षमता का 16.50% है। तो गुजरात के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी बन रहा है। सो इसे आप याद रखेंगे, गुजरात में ही विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहा है, इंपॉर्टेंट। और गुजरात विंड एनर्जी में यानी कि पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले स्थान पर, सौर ऊर्जा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है। ठीक है। यात्री परिवहन हेतु हाइड्रोजन चालित बसों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोचीन केरल में है। तो ध्यान देना, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। तो यात्री परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित बसों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में किस देश में किया गया? तो ध्यान देना, इसका आयोजन दुबई में ही होता है हर साल। ठीक है, और 2026 में इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ओके, और पहली बार इसे मनाया गया था 2013 में और ये 2026 में 13वां संस्करण था जो कि 3, 4 और 5 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नीतियों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट है भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल बिग कैट अलायंस है तो इसकी जो मेजबानी है नई दिल्ली में, इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में ही कर दिया था। ध्यान देना दोस्तों कि बिग कैट अलायंस, इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा अप्रैल 2023 में की गया था। ठीक है, अप्रैल 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं जयंती मनाई जा रही थी तो उस अवसर पर पीएम मोदी ने बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी। ओके, अगला है 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, और इस बार यानी कि 2025 से लेकर 2027 तक एक ही थीम है और थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो 2025, 26, 27 तक ये थीम एक ही रहने वाली है, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों, बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। 2026 में इसका 4था संस्करण खेला गया और इस बार विजेता बना है कौन?
तो आरसीबी ने इस बार वुमेन्स प्रीमियर लीग को जीत लिया है। आयोजन 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 के बीच में किया गया था। मैंने बताया आपको कि विजेता बना है आरसीबी, उप विजेता बना है दिल्ली कैपिटल। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था स्मृति मंधाना को, और स्मृति मंधाना जो है ये आरसीबी की ओर से हैं। ऑरेंज कप मिला था दोस्तों स्मृति मंधाना को, इन्होंने सर्वाधिक 377 रन बनाए थे। और पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने के लिए 17 विकेट लिए थे सोफी डिवाइन ने, और ये खेल रही हैं गुजरात जियांट्स की ओर से। तो बस इतना याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है कि 2026 में WPL का कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण था, और इसको किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है। ठीक है, अगला है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, इसका नाम है हेवन 1। ठीक है, तो हेवन 1 नाम से दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाया गया है। और ये जो स्टेशन है ये कैलिफोर्निया की कंपनी है वास्ट स्पेस के द्वारा बनाया गया है। 2027 में फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा कि अभी तक केवल चीन ही इकलौता देश है जिसके पास खुद का स्पेस स्टेशन है, तियानजोंग स्पेस स्टेशन। ओके, और ध्यान देना भारत का जो स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है 2035 तक है, यानी कि 2035 तक हमारे पास भी अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। और भारत का अंतरिक्ष यात्री लक्ष्य है, यानी कि कब तक भारत अंतरिक्ष में एक जीवित मानव को भेजेगा, तो 2040 तक का हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा हुआ है। ध्यान देना, स्पेन ये 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो पहला यूरोपीय देश बन गया है स्पेन। हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। तो ऑस्ट्रेलिया तो एशिया में आता है, लेकिन यूरोप में स्पेन पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है, और मैं चाहता हूँ भारत में भी ये बैन हो। ठीक है, अगला है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। तो 2026 में ये 10वां संस्करण था, और इसकी विजेता रही हैं रूबल नागी। रूबल नागी कहाँ से हैं, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये एक भारतीय शिक्षिका। रूबल नागी को यह पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर होता है, दुबई में होता है। तो रूबल नागी को यह पुरस्कार वहीं पर प्रदान किया गया था। पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। ठीक है, किसने दिया, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ग्लोबल टीचर प्राइज की शुरुआत 2015 में की गई थी, जो कि वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है केरल बुजुर्गों को समर्पित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। तो दोस्तों केरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 46,236.52 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि राज्य के कुल बजट का 19.07% है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा केरल ने बुजुर्गों के लिए समर्पित कर दिया है। केरल ने 2025 में बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग का गठन भी किया था। चीन स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाएगा। तो चीन जो है एक डेटा सेंटर बनाएगा, और ये स्पेस में बनाएगा, जो कि AI बेस्ड होगा। चीन अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर स्थापित करने वाला है। टारगेट उसका है अगले 5 साल का। ओके, बात करते हैं ICC अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। तो दोस्तों ICC अंडर 19 यानी कि इसमें जो खिलाड़ी होंगे वो 19 साल से कम उम्र के होंगे। तो इसमें विजेता बना है भारत। भारत ने किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था। यह 16वां संस्करण था, जो कि 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक खेला गया था। होस्ट किया था जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये चुने गए थे वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9452252260 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। देखो फ्रेंड्स, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये बताता है कि कोई देश या किसी देश की जो सेना है वो कितनी शक्तिशाली है। तो इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है, यानी कि भारत की जो सेना है पूरी दुनिया में चौथी सबसे मजबूत सबसे शक्तिशाली सेना है। हालांकि टॉप पर अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर भारत है। ठीक है, तो टॉप 4 में भारत आता है चौथे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड हेल्थ को मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसी को कहते हैं पीरियड हेल्थ। तो इसको मूल अधिकार घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो इस फैसले के तहत स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 21 क्या है, तो अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार के साथ ही सम्मान से जीने के अधिकार की गारंटी देता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है।
और के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित भी किया गया है। सो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026। तो दोस्तों इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है, जो कि दिल्ली के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो 39वां था 2026 का, इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में किया गया और इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। तो ये इसकी थीम है और इस बार भागीदार देश है मिस्र, भागीदार राज्य है मेघालय और उत्तर प्रदेश। भारत द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो फरवरी 2026 में डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटरमीडिएट यानी कि 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच में यह वार करेगी। ये दूरी भी बहुत ज़्यादा है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि अग्नि 3 की क्षमता कितनी है, तो 3000 से 5000 किलोमीटर, और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है या नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल सक्षम है। ठीक है, बात करते हैं 6वें राष्ट्रीय फसल शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में, जिसका आयोजन किया गया था मुंबई में। तो 5 और 6 फरवरी को ये आयोजन हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा। थीम है कवरेज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। भारत को एग्री इनपुट के उत्पादन और निर्यात का ग्लोबल हब बनाना इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। तो दोस्तों ये जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप होता है, तो इसमें वो लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम होती है। 2026 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में। कहाँ पर? तो पोखरा, नेपाल में। विजेता बनाया भारत लगातार तीसरी बार। किसको हराया था? बांग्लादेश को। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई है मुन्नी। ओके, अगला है कि कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बना है गोवा। तो पहला कौन सा बना है? देखो दोस्तों, केरल के बाद, केरल पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ बर्ड एटलस जारी किया था। तो केरल के बाद गोवा स्टेट लेवल बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। और इसने जारी कब किया था? तो 7 फरवरी 2026 को गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान। ठीक है, अगला है विश्व दलहन दिवस, जो कि होता है प्रतिवर्ष 10 फरवरी को, और 2026 में इसकी थीम है विश्व की दालें, सादगी से उत्कृष्टता की ओर। तो 10 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड भी घोषित किया गया है। और संतोष ट्रॉफी भी कई बार एग्जाम में आता है, तो ध्यान देना कि ये 2025-26 का 79th एडिशन है, जो कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक खेला गया था। संतोष ट्रॉफी 2025-26 विजेता बना है सर्विसेज। और किसको हराया था? तो केरल को। सर्वाधिक बार विजेता बना है वेस्ट बंगाल। कितनी बार? तो 33 बार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस दोस्तों होता है प्रतिवर्ष 9 फरवरी को। तो ध्यान देना कि ये फिक्स डेट नहीं है, हर साल फरवरी के दूसरे शनिवार को इसे मनाते हैं। मतलब जब दूसरा शनिवार पड़ेगा तो वो कोई भी तारीख हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो 9 फरवरी ही हो, तो उसी दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो मिर्गी दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसका इलाज हो सकता है। बैगनी रंग मिर्गी जागरूकता का प्रतीक है और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भारत में मनाते हैं 17 नवंबर को। ओके, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया। भारत इसमें 45वें स्थान पर है और ये इंडेक्स यह बताता है कि कोई देश डिजिटल दुनिया यानी कि इंटरनेट, AI और 5G का उपयोग करने के लिए कितना रेडी है। तो टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। भारत जो है 45वें स्थान पर है और इसे जारी कौन करता है? तो पोर्टुलैंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह अमेरिकन नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला है सनाए ताकाइची। ये नाम याद रखिएगा, सनाए ताकाइची। ये जापान के इतिहास में पहली बार जापान की महिला PM बनी है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी वहाँ पर येन चलती है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट कहते हैं। ओके, अगला है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। तो ध्यान देना कि 2026 में ये हो रहा है, इसके पहले हुआ होगा 2024 में, क्योंकि यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, 2 साल में एक बार होता है। तो ये 12वां संस्करण है जो कि 6 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो चीन में, तियानजिन में। ठीक है, भारत के तेजस्वी शंकर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और मेडल टैली में भारत जो है जो पहला स्थान है वो चीन का है, मतलब टॉप पर चीन है, भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है,
अगला है 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 2026 में थीम क्या है? सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस। और इसे मनाते हैं कब से? तो 2015 से। ओके। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। हकीम अजमल खान की जयंती होती है। तस्करी विरोधी दिवस भी होता है 11 फरवरी को। और 10 फरवरी को मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस, तो फरवरी के दूसरे मंगलवार को। ओके। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको पता ही है कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसके लिए भारत का शेरपा बनाया गया है सुधाकर दलेला को। ठीक है। शेरपा क्या काम करते हैं? यह राष्ट्राध्यक्ष के विशेष दूत या निजी प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम होता है शिखर सम्मेलन की तैयारी करना। तो ब्रिक्स का यह 18वां एडिशन है। और इसके पहले 2025 में जो 17वां एडिशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है। दोस्तों याद रखना कि 1 जनवरी 2024 से 4 नए मेंबर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो ये हैं यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। और 2025 में केवल एक देश इंडोनेशिया, जो कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन चुका है। ठीक है। और भारत में ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत चौथी बार कर रहा है। इसके पहले 2012 में, 2016 में, 2021 में भी भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, एंड नाउ 2026 में भी। तो 4 चांस हो गया। ठीक है। बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के बारे में। तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 91 है। ठीक है। तो भारत जो है भ्रष्टाचार के मामले में 91वें स्थान पर है। और ये जो आंकड़े हैं जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल 182 देशों में भारत 91वें स्थान पर है। टॉप पर डेनमार्क है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि डेनमार्क में जो बेईमानी है वो ना के बराबर है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है, और सबसे बुरी स्थिति है सोमालिया की। ओके। तो ये है आपकी पूरी लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26। तो भारत महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में 131वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, आइसलैंड है और फिर नॉर्वे है। ये टॉप 3 है, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे। यह इंडेक्स पहली बार कब जारी हुआ था? तो 2017 में जारी हुआ था। और 2 साल में एक बार आता है, 2 साल में एक बार। और जारी कौन करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्थित है ओस्लो में। ठीक है। तो इन सीटू एयर एक्सरसाइज 2026 के बारे में बात करते हैं। इन सीटू एयर एक्सरसाइज 2026 भारतीय वायुसेना और थाईलैंड वायुसेना ने इस इन सीटू एयर एक्सरसाइज, जो कि हुआ था 9 से 12 फरवरी 2026 तक, तो हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि में इसको, मतलब ये जो अभ्यास था उसको किया गया। मलक्का जल संधि जो है दोस्तों, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। तो इंस्टीट्यूट एयर एक्सरसाइज ये भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की जो वायुसेना है इनके बीच में आयोजन किया गया था 9 से 12 फरवरी के बीच में। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल रहा है। सो एक लाइन जरूरी है, आप समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है और प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ओके। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि हाथी पांव को खत्म करने के लिए देशव्यापी कैंपेन स्टार्ट किया है। यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि 2027 तक जो हाथी पांव की बीमारी है वो फिलहाल भारत से समाप्त हो जाए। तो ध्यान देना कि विचेरिया ब्रैनक्राफ्टी नामक एक परजीवी होता है जो धागे के समान होता है और ये नेमाटोड कृमि के कारण होता है। यानी कि ये जो 2 परजीवी हैं, बुचेरेरिया ब्रैनक्राफ्टी नामक परजीवी धागे और नेमाटोड कृमि के कारण ये बीमारी हो जाती है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है, यानी कि अगर इस रोड पर आप 70 से 80 के बीच में चलेंगे तो आपको जय हो जो गाना है ना, उसकी धुन सुनाई देती है आपको। तो ये जो रोड है इसका उद्घाटन 11 फरवरी 2026 को मुंबई के कोस्टल रोड पर किया गया, जो कि नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाती है नॉर्थ बाउंड में। ओके। केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र शुरू करेगा। कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके। देखिए 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस।
12 फरवरी 1958 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की गई थी। सो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ओके, और 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया है। ओके, हाल ही में थान्या नाथन सी ये किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित यानी कि अंधी महिला न्यायाधीश बनी है? तो केरल की। तो केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई हैं। क्या नाम है इनका? थान्या नाथन सी। 24 साल की उम्र है इनकी और 2025 में केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में इन्होंने टॉप किया है। ओके, अगला है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं तारिक रहमान। ये खालिदा जिया के बेटे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगस्त में तो आपको पता होगा कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मियां मोटली। ये फरवरी की बात है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो सेवा तीर्थ में, यानी कि जो पीएम ऑफिस है उसे अब जाना जाता है सेवा तीर्थ के नाम से। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो दोस्तों अब जीडीपी और आईआईपी दोनों के लिए जो बेस ईयर है हो गया है 2022-23। अब तक जीडीपी और आईआईपी का जो बेस ईयर था ये 2011-12 था, जो कि अब 2022-23 हो गया है। जबकि सीपीआई के लिए ये 2012 से बदलकर 23-24 कर दिया गया है। जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईआईपी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ओके, अगला है फरवरी 2026 से जारी गाइडलाइंस में वंदे मातरम के कितने अनिवार्य छंद गाए जाएंगे? तो दोस्तों फरवरी 2026 में एक गाइडलाइन आई थी जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम ये गाना अनिवार्य होगा और इसमें अनिवार्य रूप से 6 छंद गाए जाएंगे। तो गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगीत के गायन को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अब सरकारी आयोजन, स्कूल और फॉर्मल इवेंट्स में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। इसे गाने में करीब 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। इसे राष्ट्रगान की तरह सीधे खड़े होकर गाना पड़ेगा। भारत सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था कब? 1875 में। ठीक है, अगला है कि नाटो का आर्कटिक सेंट्री मिशन। तो हाल ही में नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को स्टार्ट किया है। तो ये जो आर्कटिक सेंट्री मिशन है इसका उद्देश्य क्या होता है? नाटो द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, नाटो सहयोगियों की रक्षा करना और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी, बर्फ पिघलने से खुलने वाले नए संसाधनों पर नियंत्रण करना। ठीक है, 15 फरवरी को दोस्तों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस तो होता है 4 फरवरी को, लेकिन बाल कैंसर 15 फरवरी को होता है। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चरल म्यूजियम ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो मथुरा में। भारत में गौ कैबिनेट की स्थापना करने वाला पहला स्टेट बना है एमपी। और केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल के लिए मतलब मेडिकल मदद के लिए एक राशि की घोषणा की है कि अगर किसी का जो है रोड एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसे 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवाएगी। ओके, अगला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये 2026 में आयोजित किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक। थीम रही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो दोस्तों भारत विस्तार टूल जो कि किसानों को एक ही जगह पर सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, इसमें भारती नामक एआई वॉइस असिस्टेंट होगा। तो आप 155-261 पर एनी टाइम कॉल करके अपनी फसलों के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो प्रतिवर्ष बीबीसी जो है वो इंडियन स्पोर्ट वुमेन का पुरस्कार देता है। 2025 के लिए पुरस्कार गया है किसको? स्मृति मंधाना को गया है। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं दिव्या देशमुख और पैरा स्पोर्ट वुमेन अवार्ड गया है प्रीति पाल को। ओके, अगला है मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी लिपि खोजे गए हैं। कहाँ पर? मिस्र यानी कि इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी लिपि, जो तमिल ब्राह्मी शिलालेख होते हैं तो उनको खोजा गया है, तमिल लिपि खोजी गई है। तो यहाँ लगभग 30 प्राचीन भारतीय शिलालेख मिले हैं और इसमें अधिकांश तमिल ब्राह्मी लिपि में है, जो कुछ संस्कृत या प्राकृत में है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भारत और इजिप्ट के बीच में प्राचीन काल से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कई व्यापारी भारत और इजिप्ट के बीच में व्यापार करने के लिए आते जाते रहे हैं। ठीक है, फरवरी 2026 नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रशासनिक केंद्रों को
किस संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायो एशिया 2026 का आयोजन, तो दोस्तों ये जो आयोजन हुआ हैदराबाद में हुआ, बायो एशिया 2026, ये तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित एशिया का सबसे प्रमुख वार्षिक जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 2026 में ये 23वां संस्करण था। 17-18 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026, तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया 2026 में? तो बेंगलुरु में किया गया। कब? 13 से 14 फरवरी 2026। इसका उद्घाटन किया गया था सिद्धरमैया, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ओके। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दे दी है? तो केरल ने। दोस्तों राज्य को ग्राफीन अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाना, ये मतलब केरल ने घोषित किया है भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति। ठीक है। अगला है भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास, तो ये अभ्यास कहाँ पर किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। और इस अभ्यास में K9 वज्र तोपों का उपयोग किया गया था, जो दूर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और ये अभ्यास किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये क्या है? हाईवेज के किनारे ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो मधुमक्खियों और अन्य पराग करने वाले जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करेगा। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता को बढ़ाना, क्रॉप पॉलिनेशन को सुधारना और इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखना। टाइडल फ्लडिंग को केरल ने राज्य विशेष आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। टाइडल मतलब समुद्र में पानी जब चढ़ता है तो उसकी वजह से जो एरिया डूबता है उसे कहते हैं टाइडल फ्लडिंग। लोसर महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है कहाँ पर? तिब्बती समुदाय के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, बौद्ध समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। इसे तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है इराक में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर मिला है। इसका नाम है चरैक्स स्पेसिनो। तो इराक के रेगिस्तान में सदियों से रेत के नीचे दबे चरैक्स स्पेसिनो नामक प्राचीन बंदरगाह शहर की खोज हुई है। 324 ईसा पूर्व का यह शहर कभी टाइग्रिस और चाओ स्पेस नदियों के संगमों पर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। 3500 से 3100 ईसा पूर्व के बीच ये जो सभ्यता थी, ये दजला फरात नदियों के बीच इराक में विकसित हुई। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ओके। अर्थसाट प्राइज 2026, तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? मुंबई में। भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए इनोवेटिव समाधान खोजने हेतु दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 1 मिलियन पाउंड का यह पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम क्या है? अर्थसाट प्राइज 2026। आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। तो यह प्रिंस विलियम द्वारा 2021 से 2030 तक दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो 5 श्रेणियों में प्रकृति, हवा, महासागर, कचरा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दिया जाता है। अगला है फरवरी 2026 में बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। तो अब बिहार जो है वो नॉन नक्सली स्टेट बन चुका है। बिहार के अंतिम माओवादी सुरेश कोंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है। गुजरात और तमिलनाडु में भारत और यूके के विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड विकसित किया जाएगा। ये ऑफशोर विंड क्या है? तो समुद्र के पानी के ऊपर पवन चक्कियां लगाकर बिजली पैदा करना। और इस प्रोजेक्ट के तहत 7,453 करोड़ की मदद की घोषणा की गई है। बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 के बारे में। तो 6 से 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ। 25वां संस्करण था 2026 में, इटली के मिलानो कोर्टिना शहर में। शुभंकर का नाम टीना और मीजो। नया खेल जो कि शामिल हुआ था ये था दोस्तों स्की माउंटेनियरिंग। और मेडल टैली में अगर देखा जाए तो नॉर्वे टॉप पर रहा था, कुल मेडल जीते थे 41। ठीक है। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता, तो चलो छोड़ो, हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। आयोजन जम्मू कश्मीर में। कब? 19 से 22 फरवरी 2026 के बीच में, चेनाब नदी में। ठीक है। महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में BSF टीम जो है वो विजयी रही। 19 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। ध्यान देना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 338 में। जबकि जो 89
89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा NCSC से अलग होकर NCST को अनुच्छेद 338A में जगह दी गई। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अब ये इनमें क्रम से देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए अनुच्छेद 338 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुच्छेद 338A है। जबकि 102वें संविधान संशोधन के तहत NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अनुच्छेद 338B में जगह दी गई है। तो अनुच्छेद 338 याद रखिएगा, 338 फॉर SC, 338A फॉर ST एंड 338B फॉर OBC। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड भी फरवरी के महीने में दिए गए थे। तो बाफ्टा अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया था रॉबर्ट अरामेयो को आई स्वेयर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर चुनी गई थी हैमनेट मूवी की एक्ट्रेस जेसी बकले। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मणिपुरी फिल्म बूम सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीती है। बाफ्टा पुरस्कार पहली बार 1949 में दिए गए थे। इसका आयोजन लंदन में होता है और 2026 में इसका 79th एडिशन का आयोजन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के बारे में। तो भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास किया जाता है, नाम इसका वज्र प्रहार। तो 2026 में यह 23 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में किया गया था। कहाँ पर? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और भारत अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें मुख्य रूप से एक युद्धाभ्यास है। अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। दूसरा है मालाबार। तीसरा है कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह अब लगेगी सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा। तो एडविन लुटियंस ये एक ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन बनाया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि प्रमुख हैं। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सो इसे भी इंपॉर्टेंट समझिएगा आप लोग। विश्व शांति और सहभागिता दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 23 फरवरी को, और यह दिन 1905 में शिकागो में आयोजित पहली रोटरी क्लब की बैठक की याद में किया जाता है। इसी बैठक में रोटरी इंटरनेशनल की नींव रखी गई थी। नीदरलैंड के राब जेटेन ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। 38 वर्ष की इनकी उम्र है और राब जेटेन नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। ध्यान देना कि नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो दोस्तों पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? नागालैंड में 26-27 फरवरी 2026 को। इसका उद्देश्य था कृषि संस्कृति का जश्न मनाना। और पूर्वोत्तर में चावल से संबंधित कई त्यौहार होते हैं, जिसमें अली आय लिगांग असम, भोगली बिहू और वांगला महोत्सव ये मेघालय में होता है, तो इसे मनाया जाता है। भोगली बिहू को मनाते हैं कहाँ पर? असम में मनाते हैं। अली गाय लिगांग मनाते हैं कहाँ पर? असम में मनाते हैं। पहला सोयाबीन महोत्सव का आयोजन 20 और 21 फरवरी 2026 को नागालैंड में किया गया। और ध्यान देना भी ये इंपॉर्टेंट है, HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेनाका पाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है जिम्बाब्वे। तो ये जो मतलब लेनाका पाविर है, ये एक दीर्घकालिक एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को HIV संक्रमण से बचाने में 99% तक प्रभावी पाई गई है। इसका निर्माण किया है कैलिफोर्निया की गिलियड साइंसेज कंपनी के द्वारा। अगला है पहला राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026। तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? भोपाल में। अब ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है, और वो भी दिव्यांगजन के लिए है। राष्ट्रीय स्तर का खेल है ये, राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव। आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। उद्घाटन मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने किया था। थीम है नॉट आउट एट 100। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए क्रिकेट खेल का इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है दोस्तों सौंदला, जो कि अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है। तो फरवरी 2026 में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यहाँ जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव है सौंदला। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश की डिजिटल वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना। और पहला जो था वो खारघर में खुला था, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो पहला जो है खारघर में है, दूसरा वाला जो है ओडिशा में खोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर।
धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2026। तो ये जो अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में होता है। इस साल 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? उत्तराखंड के चौबटिया में। भारतीय सेना द्वारा स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों स्ट्रेला 10 क्या है? ये एक एयर डिफेंस मिसाइल है और ये भारत के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 6 से 10 किलोमीटर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दे दी है? तो केरल कोई भी स्टेट होगा, अगर उसका नाम बदलना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही बदला जाता है। तो केरल का नाम अब हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बदलकर केरल से केरलम। ठीक है। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में। चौथा संस्करण था। 2026 में इसकी थीम है ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर है। हालांकि प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, सो मैंने इसे कम करने का प्रयास किया है। फिर भी वीडियो लगभग आपका 50 मिनट का हो गया है। और इसकी जो PDF है ये मिल जाएगी आपको आपके पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें जो है या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें 9452252260 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जानकारी आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।